अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किए गए बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद आज अपनी 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत उस्मा में जमा करा दी है। इस रिपोर्ट में बानी पीटीआई की सेहत और जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से मुशाहिदात शामिल किए गए हैं। अब इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है, जहां अदालत सलमान सफदर की पेश करदा रिपोर्ट का जायजा लेगी और इसी बिना पर कोई राय या समत मुतय्यन हो सकेगी। ताहम चूंकि ये एक अदालती मामला है, इसलिए फ़िलहाल किसी भी किस्म का हतमी नतीजा अखज़ करना कबल वक्त होगा। अलबत्ता कुछ मुमकिनात और सियासी और कानूनी पहलुओं पर बात की जा सकती है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट का किरदार बुनियादी तौर पर एक गैर जानिबदार मुआविन का होता है और सलमान सफदर को इस हैसियत में मुकर्रर करने का मकसद यही था कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात करके बराह रास्त सूरत हाल का मुशाहिदा करें और अदालत को एक आज़ादाना रिपोर्ट फराहम करें, ताकि सियासी बयानात और कयास आराइयों से हट कर एक नस्बतन मुस्तनद तस्वीर सामने आ सके। अब चूँकि ये रिपोर्ट जमा हो चुकी है, दरअसल फैसला साजी का इख्तियार अदालत के पास है, जो रिपोर्ट के नकात को देख कर ये तय करेगी कि आया बानी पीटीआई की सेहत या सहूलियात के हवाले से मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है या नहीं। अब अहम बात यह है कि बैरिस्टर सलमान सफदर इस पूरे मामले में इंतहाई एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ मीडिया से तफसीली गुफ्तगू से गुरेज किया, बल्कि पार्टी क़यादत और बानी पीटीआई की बहनों को भी मुलाकात की तफसीलात देने से गुरेज किया। इस रवैये से तासुर मिलता है कि वो अपने किरदार को महज अदालती दायरे तक महदूद रखना चाहते हैं और किसी भी सियासी तनाज़े का हिस्सा बनने से बच रहे हैं। आज सलमान सफदर ने अपने नाम से मनसूब एक बयान की भी बाकायदा तरदीद की है। अब दरहकीकत गुज़श्ता रोज़ एक सहाफ़ी ने उनसे बानी पीटीआई की सेहत के बारे में सवाल किया था। उन्होंने जवाब में सिर्फ ठीक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन उनके इस एक लफ्ज़ ने मीडिया और सोशल मीडिया पर यह तासुर पैदा कर दिया कि शायद सलमान सफदर बानी पीटीआई की सेहत को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करार दे रहे हैं। लेकिन आज उनका इस हवाले से वजाहत करते हुए कहना था कि उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया और उन्होंने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक कोई बात नहीं की। सलमान सफदर का कहना था कि उन्होंने अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को भी वाज़े तौर पर बता दिया था कि वो इस मुलाकात की तफसीलात किसी को नहीं बता सकते। अब इन दोनों बयानात को सामने रखकर ये कहा जा सकता है कि अब भी बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से वहाँ मौजूद है। एक तरफ सलमान सफदर कह रहे हैं कि उन्होंने कोई हतमी बात नहीं की, दूसरी जानिब सियासी हलकों और मीडिया में मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। इस तजाद की बुनियादी वजह शायद यही है कि सलमान सफदर खुद इस मामले को अदालत तक महदूद रखना चाहते हैं, जबकि सियासी माहौल में हर बात को फ़ौरन एक बयानिए में ढाल दिया जाता है। और देखा जाए तो सलमान सफदर का एहतियाती रवैया दरअसल इसलिए भी दिखाई दे रहा है ताकि पार्टी के अंदर मुतज़ाद बयानात सामने ना आए, क्योंकि तहरीक इंसाफ पहले ही शदीद अंदरूनी दबाव और बयानात के तजादात का शिकार है। ऐसे में अगर सलमान सफदर मुलाकात के बाद खुलकर तफसीलात बयान कर देते तो मुमकिन था कि मुख्तलिफ रहनुमा और ख़ानदान के अफराद इन बातों को अपने अपने अंदाज में पेश करते, जिससे ना सिर्फ पार्टी में कन्फ्यूजन पैदा होती बल्कि अदालती अमल भी मुतासर हो सकता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद अलीमा खान की जानिब से यह दावा सामने आया कि सलमान सफदर ने उन्हें बताया था कि बानी पीटीआई की सेहत दुरुस्त है। अब यहाँ एक बड़ा तजाद सामने आ रहा है। सलमान सफदर कह रहे हैं कि उन्होंने बानी पीटीआई की सेहत और उनसे मुताल्लिक किसी भी बात का जिक्र किसी से नहीं किया, जबकि अलीमा खान कह रही हैं कि उन्हें सलमान सफदर की जानिब से बताया गया कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। इससे साफ जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई की बहनें खुद भी एक वाज़े और मुश्तरका मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक नहीं है। एक तरफ एहतियात, खामोशी और अदालती दायरे की बात हो रही है, दूसरी जानिब सियासी सतह पर बयानात आ रहे हैं जो बराह रास्त या बिलवास्ता एक मखसूस तासुर कायम कर रहे हैं। यानी तहरीक इंसाफ इस वक्त दो मुख्तलिफ हिकमत अमली के दरमियान फंसी हुई है। एक हिकमत अमली यह है कि अदालती अमल का एहतराम किया जाए और मामले को कानूनी दायरे में रहने दिया जाए। दूसरी हिकमत अमली यह है कि सियासी दबाव बरकरार रखा जाए और बानी पीटीआई की सेहत को एक सियासी मसले के तौर पर पेश किया जाए। सलमान सफदर पहली हिकमत अमली की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं, जबकि पार्टी की आदत और बानी पीटीआई की बहनें दूसरी हिकमत अमली की तरफ ज़्यादा माइल दिखाई देती हैं। एक और पहलू यह भी है कि सलमान सफदर और बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से हालिया मुलाकातों के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आया हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान तल्खियाँ कम हो रही हैं या फिर बढ़ रही हैं। कुछ सियासी हलकों के नज़दीक चूँकि अदालती सतह पर बातचीत और मुलाकातों का अमल शुरू हुआ है, इससे एक नरम फ़ज़ा पैदा हो सकती है और दोनों जानिब कशीदगी में कमी आ सकती है। ताहम इसको भी फ़िलहाल सिर्फ एक इम्कान ही कहा जा सकता है, क्योंकि ज़मीनी सियासी हकीकत यह है कि पार्लियामेंट और सियासी मैदान में हुकूमत और अपोजिशन अब भी आमने सामने है। एक तरफ बानी पीटीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो दूसरी जानिब पार्लियामेंट में भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद लफ्ज़ी जंग जारी है। जैसा कि हालिया दिनों में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के पाक फ़ौज से मनसूब बयान पर शदीद तनकीद देखने में आई और ये तनकीद आज कौमी असम्बली में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से की गई, जिसमें उनका कहना था कि पाक फ़ौज में हर सूबे से जवान शामिल है। महमूद नज़रियात रखने का हक़ है, लेकिन रियासती इदारों पर हमला करना गैर ज़िम्मेदाराना और ऐसे बयानात कायदे इज़्बे इख्तिलाफ़ के ओहदे के मुनाफी। वज़ीर दिफ़ा ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, इसको ज़रा आपके सामने रखता हूँ।
फौज को जो है उन्होंने लिमिट करने की कोशिश की है, उनकी कुर्बानियों को बिलिटल करने की कोशिश की है। उनके नजरियात जो हैं वो कम से कम कौम के जज्बात के ऊपर कम से कम अटैक ना करें। नजरियात रखें, वो उनका हक है, जो मर्जी नजरियात रखें। जनाब स्पीकर, वी आर इन मिडल ऑफ ए वेरी ब्लडी वॉर। अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, हमारा सूबा नहीं है, ना हमारा कोई इंटेंट है उसको सूबा कहने की। हम लेकिन डिसेंट हमसायों की तरह तो जो है रह सकते हैं, लेकिन जब वो दहशतगर्दी हमारे ऊपर इंपोज करते हैं, और मैंने आपको 3200 शुहदा की लिस्ट प्रोवाइड की है जो डिफरेंट सूबों से जिनका ताल्लुक है। हमारी अब खून जो है, हम ये इस खून का किसको हिसाब दें हम, सिवाय इसके कि हम रिएक्ट करें, रिटेलिएट करें। सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर ममलिकत बराए कौमी सकाफत व विरसा हुज़ैफा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, सलमान सफदर साहब बानी पीटीआई की सेहत को लेके आज ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो कहीं नहीं कहा कि ठीक है सेहत, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, और फिर उन्होंने 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी है। तो कल तक ये तासुर था कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, लेकिन आज तो जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हैं वो भी मुख्तलिफ राय दे रहे हैं इस पर। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किए हैं चीफ जस्टिस साहब ने, कल जब वो निकले थे जेल से बाहर तो उनके चेहरे के तासुरात और सारी चीज़ें बता रही थी कि बानी वाज फीलिंग वेल। लेकिन अगर उन्होंने कोई अपनी रिपोर्ट दी है तो लामहला सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उस रिपोर्ट पे तवक्कल नहीं करेगी, और अगर अदालत मुनासिब समझेगी तो कोई मेडिकल बोर्ड भी बना सकती है, और सीनियर डॉक्टर से भी जो है बात की जा सकती है, कंसल्ट किया जा सकता है। अगर एक वकील फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हो सकता है जो कि एक शख्स का वो कौंसल है एक मुजरिम का, तो जाहिर है अदालत 2, 4, 5 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल भी फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना सकती है। तो मेरी जो मालूमात हैं, सलमान सफदर साहब को ज़ाहिर है एक बड़ा रिएक्शन आया था अपनी जमात की तरफ से कि कल आपने बात क्यों कही कि उनकी तबीयत ठीक है, हमारा सारा बयानिया ही आपने ज़मीन बोस कर दिया। तो ज़ाहिर है वो जमात है जो कल्ट के दबाव पर बह जाती है, ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया अपनी चीज़ों में। तो मैं फिर आपको एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग कह रहा हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ इज़ फीलिंग वेल, और कोई उनकी तबीयत में ऐसा मसला नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहेगी तो जिस तरह भी अदालत की तसल्ली तो शफी होगी, हम कराएंगे इंशाल्लाह। अब देखिए, ये तो ज़ाहिर है कोर्ट बीच में आई है और अदालती दरवाज़ा खटखटाया पीटीआई ने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज ग्रेशियस इनफ कि उन्होंने ये स्टेप इनिशिएटिव लिया है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर हुकूमत खुद ही काउंसिल एक्सेस दे देती या ख़ानदान के लोगों को मिलने देती, तो ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो अभाव मौजूद है ये पैदा ही ना होता? ये बहुत शुक्रिया। इस पे मैं कई शोज में तफसीली बात कर चुका हूँ कि कौंसल और फैमिली की एक्सेस क्यों बंद की गई थी, वो कौन सी मुलाकातें थी जिनका सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट जिसमें बानी खुद पटिशनर थे, जिसमें कहा गया था कि कोई भी सजा याफ्ता कैदी सियासत नहीं कर सकता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तक कहा गया था। लेकिन उससे हटकर भी आप अंदाजा कर लें कि एक शख्स फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है, अदालत से निकलता है, वो जेल से निकलता है, 3 घंटे की मुलाकात के बाद कहता है कि बानी इज फीलिंग वेल, और ट्रोलिंग और कल्ट उसको मजबूर कर देता है कि वो अगले दिन कहता है कि नहीं सब ठीक नहीं है या सब अच्छा नहीं है। तो अगर यही काम सिर्फ हमने किया होता और सुप्रीम कोर्ट की तलवार भी ना होती, तो इन लोगों ने तो ज़ाहिर है बाहर आकर ऐसी झूठी और मनगढ़ंत कहानी गढ़नी थी कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना होता। गोवा मुझे काउंटर कर देते, लेकिन जाहिर है प्रोपेगेंडे को अगर आप जो है एक दफा मौका दे दें और फिर काउंटर करें, कोई अक्लमंदी नहीं है। तो बात यही है, गुजारिश आपके सामने, कि अगर बानी तहरीक इंसाफ के कौंसल जो है वो इसी तरीके से बाहर आकर अंदर कुछ बाहर कुछ आकर बताएंगे, फैमिली जो है वो वेलबींग जानने के लिए मुलाकात करेगी और बाहर आकर उसमें मुतनाज़िर ट्वीट करेगी और एक जो है स्कैंडलाइज करेगी चीज़ों को, तो लामहला फिर इसी तरह की सूरत हाल होगी। हमारा पहले दिन से यही नुक्ता नज़र है कि फैमिली वेलबींग जाने और जो उनके काउंसल हैं वो बाकायदा तौर पर जो है जाएं, मुलाकात करें और अपने जो क्लाइंट है उससे इंस्ट्रक्शंस लें कि उनके केसेस को उसने कैसे फॉलो करना है। अगर दोनों जो है सियासी मकासद के लिए मुलाकातों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर मुलाकातें बंद रहेंगी, जिस तरह आज बंद है आइंदा भी बंद रहेंगी। लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन ये है ना कि ये फेयर ट्रायल के खिलाफ है, आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की भी खिलाफ वर्जी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर है कल जब रिपोर्ट सामने आएगी अब कार्रवाई होगी और अगर कोर्ट कुछ कंडीशंस मुकर्रर करती है तो आपको लगता है कि जो मुलाकातें बंद हैं इस पाबंदी को हटाया भी जा सकता है कल के बाद?
नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई खिलाफ कानून फैसला नहीं करेगी। अगर कानून के तहत जिन मुलाकातों को बंद किया गया और सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि हम इनसे अंडरटेकिंग ले रहे हैं, फैमिली की सियासत नहीं करेगी, और सलमान सफदर साहब कौंसल हैं, अपनी सिर्फ जो है वो लीगल केसेस तक महदूद रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, तो हम अदालत की जो हुक्मनामा है उसको फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह ताला कंप्लायंस करेंगे उसकी। कहीं माहौल में कोई लचक पैदा हो रही है सर? हालिया चंद इवेंट्स को अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि ये जो एक खला है, गैप है, ये जो रिजिड रवैया है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है गवर्नमेंट की? देखिए, लचक जो है उसका ताल्लुक बराह रास्त बानी तहरीक इंसाफ की ज़ात के साथ है। अगर बानी तहरीक इंसाफ की जो ज़ात है वो अदालत के फैसलों पर अमल करेगी, जेल का जो मैनुअल है उसको फॉलो करेगा, तो ज़ाहिर लचक आएगी। हमने तो हमेशा लचक का मुजाहरा किया। लचक ही थी कि 2 साल तक सियासी मुलाकातें भी होती रही, हर दिन दर्जन भर वकला भी मिलते रहे, फैमिली भी आती रही जाती रही, घर से खाने भी आते रहे। लेकिन ज़ाहिर है जब आपने उन मुलाकातों को मिसयूज करना शुरू किया और आपने जेल से बैठकर सियासत करना शुरू की, जो कि आईन पाकिस्तान आपको अलाउ नहीं करता, जेल से बैठकर आपने वज़ीर आला चेंज करना शुरू किए, जेल से बैठकर आपने 26 नवंबर 2024 किया, उसके बाद ज़रा हम कॉन्शियस हुए और हमने जो कानून में डिस्क्रिशन का लफ्ज़ है वो फिर आपके मामले में हमने एक्सरसाइज करना बंद किया। अब ये बानी तहरीक इंसाफ की ज़ात के ऊपर है, अगर वो कानून के मुताबिक चलते हैं और बिहेव करते रहेंगे तो बिल्कुल लचक आ सकती है और लचक आएगी। और ये जो इतलात थी कि वज़ीर आज़म ऑपोजिशन के पास चल के जाएंगे, ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में, ये कब होने जा रहा है सर? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था हो सकता है 8 फरवरी के बाद हो। जी, बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर आज़म साहब और अपोजिशन लीडर की मुलाकात होगी, लेकिन मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता कि पीएम साहब चलकर जाएंगे या असेंबली में पीएम साहब के जो चैम्बर है उसमें वो मेहरबानी फरमाकर तशरीफ लाएंगे। तो लेकिन ये मुलाकात होगी आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला। ठीक, और इस मुलाकात को भी एक नेक शगुन ही समझा जा रहा है। मुलाकात से पहले ही ज़ाहिर है फिर उस पर कुछ सियासी गुफ्तगू भी होगी, और महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर होने के साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह भी हैं, और उनका भी अपना एक उसूली मौक़िफ़ है, इंतखाबात को लेके भी, बानी PTI को लेके भी एक अलाइंस भी है। तो क्या फिर ये समझा जाए कि मुलाकात के साथ ही एक रास्ता या दरवाज़ा ओपन होने जा रहा है? ज़ाहिर है मुलाकात के बाद मुज़ाकरात का रास्ता मज़ीद हमवार होगा। हम तो पहले भी मुज़ाकरात के हामी हैं, और जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो फिर तो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी होती है। मेज़ पर आप बैठते हैं, मुज़ाकरात का असूल होता है कि मुज़ाकरात से पहले आपका कोई शराइत नहीं होती, मेज़ पे रखते हैं। तो ज़ाहिर है कुछ उनकी शराइत होंगी, कुछ हमारी होंगी, और दोनों फरीक़ैन जिस पर मुत्तफ़िक होंगे उन शराइत पर अमल किया जाएगा और उसको आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, बहुत सारी ऐसी कयासराइयाँ हैं, कुछ रूमर्स हैं, रूमर्स ही कहेंगे, आप कंफर्म कर सकते हैं कि बानी PTI से क्या कोई बैकडोर, कोई मुलाकातें हुई हैं हुकूमत की, कोई बातचीत का रास्ता खुल चुका है? नहीं, कोई मुलाकातें नहीं हुई, कोई बातचीत का रास्ता नहीं खुला, कोई खुफिया मीटिंग्स नहीं हुई। ये सारी बातें सिर्फ मनगढ़ंत और लोग हैं, और अगर उन्हें NRO की तलाश है बानी को या तहरीक इंसाफ को, तो वो NRO उन्हें अदालतें दे सकती हैं। वो अदालतों के ज़ियाफ्ता कैदी हैं। पाकिस्तान के आइन के तहत कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर उन्हें बाहर नहीं ला सकता, माँ सिवाय इसके कि उन्हें अदालतें बेल दें या जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको सस्पेंड करें, और उनकी अपीलें ज़ाहिर पेंडिंग हैं, और अपील जो है वो कंटिन्यूशन ऑफ ट्रायल होती है। उसमें अगर अदालतें उन्हें रिलीफ दे देंगी तो ज़ाहिर है फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते, और अगर अदालतें रिलीफ नहीं देंगी तो एग्जेक्टिव के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि एग्जेक्टिव खुफिया मुलाकातें करे, कोई डील बनाए, कोई NRO दे और बानी तहरीक इंसाफ रात की तारीकी में पाकिस्तान से छू मंतर कर कर उड़ जाएं। ये मुमकिन नहीं है। आपका सवाल होगा जनरल मुशर्रफ दौर में कैसे हुआ था? 3 नवंबर 2007 को, जी 3 नवंबर 2007 को आइन मुअत्तल था। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं था तो मुशर्रफ वाज द चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है, आइन जब नहीं होता तो उसका ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। फिर आपका सवाल होगा कि फिर 2001 में कैसे हुआ था? 2001 में तब भी पाकिस्तान में आइन मुअत्तल था। इस वक्त आइन मौजूद है, यानी आइन के तहत कोई गुंजाइश नहीं। मेरा सवाल ये भी होगा 2019-20 में क्या हुआ था? जी, तब अदालत ने परमिशन दी थी, बिल्कुल। वो तो मैंने कहा शायद आपको पता होगा, तब भी अदालत में गए थे, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर अदालत ने बेल अलाउ कर दी। देखिए, उसमें भी कैबिनेट ने भी अप्रूवल दी थी ना, एग्जीक्यूटिव की अप्रूवल के साथ ही मशरूत था, जिसमें शीरी मजारी साहिबा को भी आंसू आ गए थे। नहीं, कैबिनेट की अप्रूवल कोई नहीं थी उसमें। कैबिनेट ने तो एक एक्स्ट्रा काम कर लिया। असल काम यही था कि अदालत में मेडिकल ग्राउंड के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की बेल अप्लाई हुई, और नैब उस केस के अंदर पार्टी था, नैब ने उसको कंटेस्ट नहीं किया। और अगर
अब भी अगर कोई रिलीफ होगा, FIA जो है इस केस में पार्टी है, जिन दोनों केस में उन्हें सजाएं दी गई हैं और मेडिकल ग्राउंड के ऊपर अपनी बेल अप्लाई करते हैं कि मैंने बाहर जाना है मुल्क से इलाज कराने, और FIA उसको कंटेस्ट नहीं करती, तो और बात है। मैंने कहा आउट ऑफ कोर्ट कुछ नहीं हो सकता, जो नहीं, अभी तो कोर्ट आ गई है ना सर, इस सारी जो सिनारियो के अंदर कोर्ट तो है, खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट इस पे एक्टिव है। तो क्या बानी PTI की अडयाला जेल से मुंतकली का प्लान भी कहीं डिस्कस हो रहा है? देखिए, मुझे इसका इल्म नहीं है। अगर कोर्ट अलाउ कर देगी तो अदालत तो वो जेल में है भी अदालत के ऑर्डर की वजह से, अगर जेल से निकलेंगे तो भी अदालत के ऑर्डर की वजह से निकलेंगे। तो मैंने वही आपके सामने गुजारिश रखी कि कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात इसमें मुनासिब नहीं, ना ही इसके अंदर कोई डील का आंसर है। जो भी होगा वो अदालत करेगी और उसको लीगल लेजिटिमेसी हासिल होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाएगी उसे। ठीक, लास्टली हुज़ैफर अहमद साहब, ये अफगानिस्तान में ऑपरेशन की बात डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं, रमजान मुबारक है, रमजान मुबारक से पहले तो क्या कोई ऑपरेशन होने जा रहा है सर? ये मेरे देखें इल्म में नहीं है, बड़ा मामला हसास है और आपकी फॉरेन पॉलिसी से लिंक्ड है। जाहिर है इस पे जो भी हतमी पॉलिसी बयान होगा वो आपके वजीर खारजा या तर्जुमान वजारत खारजा देंगे। इन प्रिंसिपल मैं इस बात से एग्री करता हूँ जो मेरे दिफा कह रहे हैं कि दहशतगर्द जहां भी हों उनकी महफूज पनाहगाहों को निशाना बनाना चाहिए। और अगर बॉर्डर के पार भी हमारी खारजा पॉलिसी ने इस बात की इजाज़त दी और वजारत खारजा ने मुनासिब समझा, तो जाहिर है हमारी फोर्सेस के पास इतनी सलाहियत है कि हम दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें जो TTP की हैं, दाइश की हैं, उन्हें निशाना बना सकते हैं। लेकिन जाहिर है इसका हतमी फैसला वज़ीर आज़म साहब और कैबिनेट करेगी और उसके बाद वजारत खारजा का इसमें बड़ा इनपुट होगा। चूंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है, आपकी फॉरेन पॉलिसी से लिंक्ड है, आपके एक मुल्क के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक है, तो मैं टीवी चैनल पे बैठकर अगर मालूमात होती भी तो इस पर कोई हतमी बयान देना मुनासिब नहीं था। लेकिन इस हवाले से भी मेरे पास कोई मालूमात ऐसी है नहीं कि हम इस पर क्या करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफर रहमान साहब आपके वक्त के लिए। वज़ीर ममलिकत बराए कौमी सकाफ़त और विरसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुज़ैफर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ईरान अमरीका के ताल्लुकात में क्या कोई बर्फ़ पिघली है, कोई पेशरफ्त हुई है, इस पर ब्रेक के बाद हमारे साथ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम होने की बजाय वक्त गुजरने के साथ मजीद गहरी और पेचीदा होती जा रही है। बज़ाहिर दोनों ममालिक सफारती अमल को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस अमल की बुनियाद एतमाद की बजाय बदएतमादी पर खड़ी है। जैसा कि हाल ही में मस्कत में होने वाले ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो भी इसी तनाजुर में देखे जा सकते हैं। गो कि इन मुज़ाकरात के बाद दोनों फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाएगा, लेकिन यही फैसला इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बुनियादी मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके। अगर इन होने वाले मुज़ाकरात में वाकई किसी किस्म की पेशरफ्त होती तो कोई ठोस नतीजा सामने आता। इससे अंदाज़ा होता है कि असल रुकावट तकनीकी नकात की नहीं बल्कि वो गहरी बदएतमादी है जो दोनों ममालिक के दरमियान बरसों से चली आ रही है और अब एक मुस्तकिल सियासी हकीकत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यानी अगर मजमूई फ़ज़ा को देखा जाए तो वाज़ेह होता है कि ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के इरादों को शक की निगाहों से देख रहा है। अमेरिका को खदशा है कि ईरान सिफारती अमल को सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि दबाव कम हो और वो खामोशी से अपनी अस्करी और जौहरी सलाहियतों को आगे बढ़ाता रहे। दूसरी जानिब ईरान का ख्याल है कि अमेरिका मुज़ाकरात के नाम पर दरअसल अपने दबाव को कानूनी और अखलाकी जवाज़ फराहम करना चाहता है ताकि अगर मुस्तकबिल में सख्त इक़दाम किए जाएँ तो दुनिया के सामने ये मौक़िफ़ रखा जा सके कि अमेरिका ने सफारतकारी की हर मुमकिन कोशिश की थी लेकिन ईरान आमादा नहीं हो सका। अब इसी बदएतमादी की फ़ज़ा में एक दिलचस्प और बज़ाहिर मुतज़ाद पहलू ये भी सामने आ रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की बात कर रहे हैं जबकि दूसरी जानिब वो खत्ते में एक और बहरान और एक बहरी बेड़ा भेजने की धमकी दे रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर इरफान अली फ़ानी ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ानी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, क्या जो मस्कत में भी हमने देखा कि एक न्यूट्रल वेन्यू में ओमान की मीडिएशन में भी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन क्या इज़ इट जस्ट एन आई वॉश? अमेरिका सिर्फ नज़रों में आंखों में धूल झोंकना चाहता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं? जी हाँ, जिस तरीके से आप अपने तारुफ के अंदर बता रहे थे कि ये दोनों ममालिक जो हैं इनके दरमियान एक बहुत बड़ी बदएतमादी पाई जाती है। अब देखना ये है कि उस बदएतमादी का मुहर्रिक कौन है। क्या ईरान जो है उसके जो अवामल हैं उसकी वजह से बदएतमादी पैदा हुई है या फिर
जो अमेरिका है उसने अपने मुख्तलिफ एक्शंस के जरिए से ईरान को अब जो है वो बैत-ए-इत्मादी की तरफ माइल किया है। आप देखते हैं कि 2015 के अंदर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है वो होता है और उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप आके उसको सिंगल हैंडेडली उससे विड्रॉ कर जाता है। और अभी पिछले साल एक मुज़ाकरात का बिल्कुल इसी तरह का जो दौर है वो ओमान मस्कत के अंदर जारी था, जहां पे जो दूसरा दौर जब होने लगा यही स्टीव विटकॉफ वहां पे मौजूद थे और वहां पे अभी मुज़ाकरात का दूसरा दौर अतवार के दिन होना था और वहां पे इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर देता है। तो किस तरह से ये जो सफारती अमल है या डिप्लोमेटिक ये जो प्रोसेस चल रहा है, ईरान इसके ऊपर कैसे एतमाद कर सकता है? जब अगर आप ये बात करें कि क्या ईरान की वजह से ये बात एतमादी है, तो ईरान ने शुरू से देखें एनपीटी के ऊपर साइन ईरान ने किए हुए हैं। ईरान जो है वो IAEA का मेंबर भी है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका वो मेंबर है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो चेयरमैन और डायरेक्टर हैं वो भी ये कहते हैं कि ईरान जो है वो कोई एटॉमिक बॉम्ब बना नहीं रहा है। अगरचे वहां पे यूरेनियम की अफजूदगी को लेकर बहुत सारे शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, लेकिन जितनी भी इंस्पेक्शन हुई हैं अभी तक ईरान के अंदर, उसके अंदर कतअन ये एविडेंस सामने नहीं आई है कि ईरान जो है वो एक एटम बॉम्ब बना रहा है। देखिए जो इजराइल है ना, वो शुरू से कोशिश कर रहा था कि किसी तरीका से अमेरिका को इस जंग के अंदर हम ड्रैग कर सकें। अभी भी आप देखते हो जो 13 जून 2025 के अंदर इजराइल ने जब अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो 12 रोजा जंग में इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था और जो जितने भी वो सोच रहा था, कैलकुलेशन उसने की हुई थी कि ईरान का हमने जो फ्रंट लाइन डेटरेंस जो है उसको हमने खत्म कर दिया है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को हमने कोलैप्स कर दिया है, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हौतीज हो, बशार अल असद की गवर्नमेंट हो, ये सब कोलैप्स कर चुके हैं। तो दिस इज द हाई टाइम कि हम इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक कर दें और अटैक के नतीजे में हम बड़े आराम से वहां पे रजीम को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन 12 रोजा जंग ने यह साबित किया कि इजराइल के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ईरान को अकेला डिफीट कर सके। तो हम देखते हैं कि इस बार भी बार बार जो नेतन्याहू है वो इस वक्त भी वो न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद है व्हाइट हाउस में, और इस वक्त भी वो अमेरिका को ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि अमेरिका ये कहता है कि न्यूक्लियर जो बॉम्ब है ये ईरान को नहीं बनाना चाहिए। मतलब जो एटॉमिक एनर्जी का मामला है इसके ऊपर अमेरिका कहता है ये हमारी रेड लाइन है, ईरान कहता है ओके ठीक है, हम इसके ऊपर न्यूक्लियर जो प्रोसेस है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं और हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, हम अपने जो जोहरी प्रोग्राम है उसको महदूद करने के हक में हैं। लेकिन हम फिर देखते हैं कि नेतन्याहू फिर भागता है वहां पे व्हाइट हाउस के अंदर और वहां पे उनको जाके एक नए जो ऑप्शंस हैं वो अमेरिका को दे देता है। और अब जो मार्को रूबियो की रिसेंट स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं उसके अंदर यह कहा जा रहा है कि जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो ईरान उसको खत्म करे और अपने मिसाइल की रेंज को कम करे, मतलब इतनी रेंज कम कर दे कि वो इजराइल को हिट ना कर सकें। देखें ईरान के पास जो इस वक्त अपनी लास्ट डेटरेंस लाइन अगर बची है तो वो उसका मिसाइल सिस्टम है, और अगर मिसाइल सिस्टम के ऊपर ईरान ने वाज़ेह तौर पर यह बात मौक़िफ़ लिया हुआ है कि हम किसी चीज के ऊपर मुज़ाकरात नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ अपने जोहरी प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका के साथ एक डील जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन अगेन जो नेतन्याहू है और जो अमेरिका है, जो इजराइल है, वो कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को या ईरान को, पहली बात तो यह है कि इजराइल ये चाहता ही नहीं कि ये मुज़ाकरात हों, कोई ऐसी पीस डील या एग्रीमेंट की तरफ से ये दोनों मुल्क चले जाएं। अगर ये किसी हद तक चले भी जाते हैं तो मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस मैं ये समझता हूं कि इट इज इम्पॉसिबल कि कोई पीस डील अल्टीमेटली हो जाएगी। तो अगर डॉक्टर साहब एक तरफ अमेरिका बहरी बेड़े रवाना करता है, एक दफा फिर वही किया है, और दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात की बात करता है, तो ये जो पेशकदमी हो रही है इसका मतलब क्या समझा जाए कि मुज़ाकरात एक तरफ नाकाम होते हैं अगर, तो दूसरी तरफ ईरान पर चढ़ाई कर दी जाए, या वो जो एक वक्ती तौर पे एक ब्रेक लगती है, लगी हुई नजर आती है, एक तवक्कुफ है, उसको तोड़ा जाए? देखें जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो ये चाहता है कि जिस तरह का एक ऑपरेशन, एक शार्प ऑपरेशन और एक शॉर्ट टाइम के लिए और ब्रीफ टाइम के लिए और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन वेनेजुएला के अंदर जो है वो मडूरो की गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए किया गया, कुछ इसी तरह का जो ऑपरेशन है ना वो ईरान के अंदर भी करने में हम कामयाब हो जाएं। उनके जो सेंटकॉम के कमांडर हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं, ये जो मुज़ाकरात उनके साथ हो रहे हैं, और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका की तरफ से कि उनका जो
सेंट्रल कमांड के डायरेक्टर या चेयरमैन है, वो इस वक्त वो स्टीव विटकॉफ के साथ जो है वो इस मुज़ाकरात का हिस्सा है, और ये सिर्फ ईरान को प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा है। देखें, अमेरिका ये चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि वो एक लंबी जंग ना की तरफ बात ना चली जाए, रीजन जो है वो इस जंग के अंदर ना आ जाए। कोई ऐसी मेरे पास ऑप्शन हो कि जिसको इस्तेमाल करते हुए, जिस तरीके से वेनेजुएला के अंदर हमने एक शॉर्ट टाइम के अंदर ऑपरेशन किया, इस तरह का एक बड़ा ऑपरेशन अगर कामयाब हम कर सकते हैं ईरान के अंदर तो हम कर लें। अगर जो उसने अपना जो पहला इब्राहिम लिंकन जो उसका एयरक्राफ्ट कैरियर था पर्शियन गल्फ की तरफ आ गया, प्रेशराइज करने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए, ताकि उस दबाव को इस्तेमाल करते हुए ईरान को उन कंडीशंस के ऊपर लाया जा सके जो अमेरिका चाहता है कि ईरान करे। अच्छा, अब उन्होंने फिर दोबारा से एक तरफ प्रेशर जो टैक्टिक्स हैं उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपना दूसरा जो जंगी बेड़ा है जो कि तैयारा बरदार बेड़ा उनका, वो रवाना वो करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगेन ईरान जो है इस वक्त बहुत ज्यादा विजिलेंट है। ईरान को पता है कि अमेरिका इस तरह से पहले भी उनके साथ करता रहा, मुज़ाकरात के नाम के ऊपर अमेरिका एक ऐसे ऑपरेशन की तैयारी करता रहा जिसके नतीजे में वो अपने मकासद को हासिल कर ले। लेकिन ईरान और वेनेजुएला की जो सिचुएशन है ये बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन हैं। एक तो ये है कि खित्ते का कोई भी मुल्क इस वक्त ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई है अमेरिका की उसको सपोर्ट नहीं करता, वो इजिप्ट हो, वो टर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, कोई भी रीजनल पावर इस हक में नहीं है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए, क्योंकि अगर ये हमला हो जाता है तो ये सिर्फ रजीम चेंज की तरफ तक महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि जो रजीम है ईरान का वो इंटरलॉक्ड रजीम है, वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इंटरलॉक्ड रजीम है। एक इस्लामिक स्टेट भी आपको प्रिवेल करती हुई नजर आती है और एक आपको नेशन स्टेट भी आपको प्रिवेल करती हुई नजर आती है। सुप्रीम लीडर भी हैं, सदर भी हैं, पार्लियामेंट भी है, सुप्रीम काउंसिल भी है, उनके बिल्कुल सही। ये अमल इतना सादा नहीं होगा। डॉक्टर फानी साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। डॉक्टर इरफान अली फानी इंटरनेशनल पर हमारे साथ मौजूद है। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुल्क में नेट मीटरिंग के खात्मे और नेट बिलिंग के नए निज़ाम के नफाज पर इस वक्त ताजर बिरादरी, ऑपोजिशन और हत्ता की हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी सरापा एहतजाज नजर आ रही हैं। शायद यही वजह है कि जिसके बायस आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा से मुताल्लिक आला सतह का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ ने सोलर से मुताल्लिक नेपरा के हालिया फैसलों का फौरी नोटिस लेते हुए पावर डिवीजन को हिदायत की है कि वो सोलर सारिफीन के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेपरा में नज़र-ए-सानी की अपील दायर करे। इस पेशरफ से यह वाज़ेह होता है कि वज़ीर आज़म खुद भी इस नए निज़ाम पर चेक एंड बैलेंस और नज़र-ए-सानी की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में नेट मीटरिंग के खात्मे और नेट बिलिंग के नए निज़ाम को सिर्फ एक तकनीकी तब्दीली समझना दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि ये दरअसल पावर सेक्टर के बड़े माशी और माली बहरान की वाज़ेह निशानी है। जैसे कि नेट मीटरिंग के तहत सोलर सारिफीन दिन के वक्त अपनी इजाफी बिजली ग्रिड को फराम करते थे और शाम या रात में वही यूनिट्स वापस ले लेते थे। यानी अगर किसी सारिफ ने दिन में जो भी यूनिट्स ग्रिड को दिए तो रात में वही यूनिट्स इसके बिल से एडजस्ट हो जाते थे और इसका बिजली का बिल या तो बहुत कम आता था या बिल्कुल सफ़र हो जाता था। यही वजह थी कि सोलर लगाने वाले सारिफीन के लिए ये निज़ाम इंतहाई मुनाफा बख्श सरमायाकारी बन चुका था, ख़ास तौर पर उन घरों, प्लाजों और फैक्ट्रीज़ के लिए जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते थे। सोलर लगाने वालों को महंगी बिजली से बचत के साथ साथ एक किस्म की माली खुदमुख्तारी भी हासिल थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये निज़ाम माशी तौर पर गैर मुतवाज़िन साबित होने लगा और हुकूमत के नज़दीक इस सहूलत से ज़्यादा फ़ायदा माली तौर पर मजबूत और बड़े सारिफीन उठा रहे थे, जबकि आम और गरीब सारिफीन जो सोलर लगाने की इस्तात नहीं रखते थे उन्हें महंगी बिजली अदा करनी पड़ रही थी। और यूँ डिस्कोस को होने वाले नुकसान पूरे करने के लिए हुकूमत ने आम सारिफीन के लिए बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, जिसका मतलब ये था कि जो लोग सोलर नहीं लगा सकते थे वो बिलवास्ता तौर पर सोलर सारिफीन को सब्सिडी दे रहे थे। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक ग्रिड बिजली की फ़रोख्त में अरबों यूनिट्स की कमी हुई, जिससे पावर कंपनीज को सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान पहुंचा और इसी दौरान ग्रिड पर तकनीकी दबाव भी बढ़ गया, क्योंकि दिन में ज़्यादा सोलर पैदावार और शाम में अचानक लोड की वजह से सिस्टम गैर मुस्तहकम हो गया। इसलिए हुकूमत ने नेट मीटरिंग को गैर मुनसिफाना और माली तौर पर नुकसानदेह करार देते हुए ख़त्म करने का फैसला किया। और अब इसी हवाले से वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि इस वक्त सोलर पर बिजली फ़ी यूनिट पावर में बन रही है, ऐसे में 27 रुपये नेट मीटरिंग को देना क्या बाकी सारिफीन के साथ इंसाफ है या जुल्म? इस हवाले से उवैस लगारी ने क्या गुफ्तगू की, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। बिजली की खरीद वो होती है जब एक प्लांट बना के आपको बिजली देता है, वो बिजली की खरीद हमारी दिन के वक्त 5.5-6 रुपए फी यूनिट बनती है। 11 किलोवाट का सिस्टम मेरे घर पे लगा हुआ है, मैं बिजली को इस वक्त 5.5-6 रुपए फी यूनिट के ऊपर बना रहा हूं, मुझे पता है। और हर नेट
मीटरिंग यूजर्स को इस बात का पता है। वो जब मैं 27 रुपए का या 26 रुपए का अगर मैं ग्रिड को दूंगा तो बाकी 3 करोड़ 45 लाख लोगों के साथ इंसाफ है या जुल्म है? अब नया नेट बिलिंग या ग्रॉस मीटरिंग का निज़ाम हुकूमत की नज़र में एक मुतवाज़न हल है, लेकिन माहिरीन के नज़दीक ये अमली तौर पर सोलर सारिफीन के लिए एक बड़ा धचका साबित हो रहा है। जैसा कि पुराने निज़ाम के तहत नेट मीटरिंग में ताजरों के वक्त अपनी छत पर सोलर पैनल से बिजली पैदा करते और इजाफी बिजली ग्रिड को देते और रात या शाम में वही यूनिट्स वापस ले लेते। इसका मतलब ये था कि उनका बिजली का बिल बहुत कम या बिल्कुल सिफर आता था और यूं बड़ी फैक्ट्रीज या कारोबारी जगहों के लिए ये एक बहुत बड़ा माली फ़ायदा था। लेकिन नए नेट बिलिंग निज़ाम में ये सहूलत ख़त्म हो गई है और अब नए सोलर सारिफी जो इजाफी बिजली के बदले सिर्फ 10 से 11 रुपये फ़ी यूनिट हासिल करेंगे। यूं पहले के निस्बत हर यूनिट पर माली नुकसान हो रहा है, जो कारोबार के लिए बराह रास्त नुकसान है। यही वजह है ऑपोजिशन और यहाँ तक कि हुकूमती इत्तेहादी भी इस पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन लाहौर में होने वाली खिलाड़ियों की पहली तारीखी नीलामी ने ही वाज़ेह कर दिया है कि PSL 11 के लिए तैयारियों का मरहला कितनी संजीदगी और बड़े पैमाने पे दाखिल हो चुका है। ये तकरीब महज खिलाड़ियों के इंतखाब का अमल नहीं थी, बल्कि एक तरह से आने वाले सीज़न का ट्रेलर थी, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग ना सिर्फ मैदान में बल्कि माशी और इंतजामी सतह पर भी ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म नजर आएगी। अब जैसा कि खिलाड़ियों की नीलामी की इस तकरीब में PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और तमाम फ्रेंचाइज मालिकान की मौजूदगी इस बात का इशारा थी कि बोर्ड इस सीज़न को एक नए मॉडल के तहत ज़्यादा प्रोफेशनल अंदाज में आगे बढ़ाना चाहता है। अब PSL 11 की इस नीलामी में सबसे ज़्यादा तवज्जो इस बात पर रही कि किन खिलाड़ियों की मार्केट वैल्यू कितनी बनी। तो इस हवाले से सबसे महंगे खिलाड़ी नसीम शाह साबित हुए, जिन्हें रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में हासिल किया है। ये सौदा इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले सीज़न में फास्ट बॉलिंग एक बार फिर टीम्स की असल ताकत होगी। इसी तरह फ़हीम अशरफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8.5 करोड़ रुपए में ख़रीदा, जो जाहिर करता है कि ऑलराउंडर्स की अहमियत PSL 11 में मज़ीद बढ़ने वाली है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में वही टीम्स कामयाब होती हैं जिनके पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों में मुतबादिल ऑप्शंस हो। अब दूसरी जानिब गैर मुल्की खिलाड़ियों के हवाले से भी नीलामी के दिलचस्प रुझानात देखने को मिले, जैसे कि न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को रावलपिंडी ने 8 करोड़ 5 लाख रुपए में मुंतखब किया, जो इस बात का सबूत है कि फ्रेंचाइजेस सिर्फ बड़े नाम नहीं बल्कि ऐसे मुस्तकिल कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों पर सरमायाकारी कर रही हैं जो दबाव में खेलने का तजुर्बा रखते हैं। इसी तरह इस नीलामी में कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के स्टार बैटर डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख रुपए में हासिल किया है, जिससे न सिर्फ टीम की बैटिंग मजबूत होगी बल्कि लीग की आलमी कशिश में भी इजाफा होगा। फिर लाहौर कलंदर्स ने हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख में अपनी टीम का हिस्सा बनाया, जो जाहिर करता है कि फ्रेंचाइज अपनी फास्ट बॉलिंग लाइन को आने वाले सीजन में भी मरकजी हथियार रखना चाहती है। जबकि कोयटा ग्लेडिएटर्स ने राइली रोसो को 5 करोड़ 55 लाख रुपए में लिया है, मिडिल ऑर्डर को सहारा देने की कोशिश की है। फिर इसी तरह नीलामी में दरमियाने और उभरते हुए खिलाड़ियों पर होने वाली बोलियां PSL 11 के लिए अहम पैगाम देती हैं, जैसे कि फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को हैदराबाद ने 2 करोड़ 15 लाख रुपए में खरीदा है। आजम खान को कराची किंग्स ने 3 करोड़ 25 लाख में, साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टालियंस का हिस्सा बने। फिर इसी तरह बांग्लादेशी स्पिनर इरशाद हुसैन और रावलपिंडी ने उनको 3 करोड़ रुपए में, इमरान मेहरान मुमताज़ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 1 करोड़ 20 लाख में, फैसल अकरम को कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 1 करोड़ 25 लाख, आमिर जमाल को पेशावर ज़ालमी ने 1 करोड़ 90 लाख और स्पिनर अरफात मिनहास को कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में मुंतखब किया। और ये तमाम होने वाली नीलामी इस बात की निशानदेही करती है कि टीम्स आने वाले सीजन के लिए सिर्फ स्टार पावर नहीं बल्कि स्क्वाड की गहराई और मुतवाज़न कॉम्बिनेशन पर भी काम कर रही हैं। अब इन नीलामियों के बाद असल इम्तहान तो मैदान में शुरू होगा, जहाँ पर देखा जाएगा कि करोड़ों में खरीदे गए ये खिलाड़ी दबाव में किस हद तक कारकर्दगी दिखा पाते हैं। ताहम नीलामी के नताइज से वाज़ेह हो रहा है कि इस बार मुकाबला मजीद सख्त, टीम्स ज़्यादा बैलेंस्ड और लीग पहले से भी ज़्यादा कमर्शियल और प्रोफेशनल नजर आएगी। अगर यही रुझान बरकरार रहा तो PSL 11 ना सिर्फ शायकीन के लिए एक सनसनीखेज इवेंट साबित बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक और अहम संग मील भी बन सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।